नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है और इस बार ये बवाल नॉर्थ 24 परगना जिला के संदेशखाली यौन उत्पीड़न मामले को लेकर हो रहा है। महिला मुख्यमंत्री शासित इस प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और आरोप भी देखिए ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं पर लगा है। क्या है ये पूरा मामला और अब तक इस मामले पर क्या क्या हुआ है, देखिए संदेशखाली का सच। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी 13 साल से राज्य की सत्ता में काबिज टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है और संदेशखाली हिंसा को टीएमसी द्वारा प्रायोजित बता रही है। बीजेपी आरोप क्यों लगा रही है, देखिए रिपोर्ट। कभी पढ़ाई और संस्कृति विरासत के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। हिंसा का शिकार कोई समुदाय विशेष के लोग नहीं, बल्कि राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखंड क्षेत्र में पड़ने वाले संदेशखाली इलाके की महिलाएं हैं, जो राज्य की सत्ता में काबिज टीएमसी के नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा रही हैं। आरोपी टीएमसी नेताओं पर अब तक कार्रवाई नहीं होने की वजह से महिलाएं धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं, जो अब हिंसक रूप ले चुका है। संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुई इस घटना के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य की सत्ता में काबिज टीएमसी पर राज्य की महिलाओं के खिलाफ सुनियोजित हिंसा करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता इस हिंसा को हिंदू और अति पिछड़ा समाज के खिलाफ बता रहे हैं और इस घटना में शामिल टीएमसी नेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करने लगे हैं। जिसके बाद से राज्य का सियासी पारा अचानक से गर्मा गया है। ये ममता दीदी की तानाशाही है। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की। वो चाह रही हैं हम लोग इसको ना देखें, लेकिन ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। बीजेपी राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर हिंसा में शामिल आरोपियों को बचाने और विरोध करने वाली महिलाओं की आवाज को दबाने का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी सीएम ममता बनर्जी के साथ साथ
टीएमसी पर राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं और इस हिंसा की तुलना सिंगूर और नंदीग्राम जैसी हिंसा से कर रहे हैं। विपक्षी नेता राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य की महिलाओं के हित की अनदेखी करने का भी आरोप लगा रहे हैं। अंदर जाने में उनको लगता है कि कोई दूसरी राज खुल जाएगी, इसलिए डर के मारे रुकते हैं। ये अधिकार की बाहर काम करते हैं। हम कानून दिखाते हैं फिर भी वो नहीं मानने के लिए तैयार है। ये सरासर तानाशाही है और क्या। पुलिस से इसलिए डर रही है कि पुलिस और मिली भगत सत्तारूढ़ पार्टी के जो क्रिमिनल सब मिलके ये इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आज से नहीं, महीनों से, वर्षों से ये चल रहा है ये सिलसिला। इसलिए पुलिस को ये यकीन नहीं करते, ये जानते हैं कि पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी से मिली भगत सब काम करती है, सब अत्याचार कर रही है। हिंसा की आग में जल रहे पश्चिम बंगाल में जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन तो कर दिया, लेकिन राज्य में एक दशक से अधिक समय से सत्ता में काबिज टीएमसी की सरकार बीजेपी डेलीगेशन को घटना वाली जगह पर जाने से रोक रही है, जिसके बाद से टीएमसी और ममता सरकार पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि वह हिंसा की सही तरीके से जांच कर इसके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिससे विपक्ष की ओर से सरकार पर लग रहे आरोपों का पर्दाफाश हो सके। भविष्य में राज्य की आधी आबादी के साथ कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उसे पूरा देश जान चुका है। इलाके की महिलाओं के साथ हुआ इस तरह का बर्ताव, हिंसक बर्ताव पश्चिम बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार की घटना को लेकर महिलाओं का विरोध पहले से कहीं ज्यादा है, जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या है हिंसा के पीछे की वजह, देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना 24 उत्तर परगना का संदेश खाली अचानक से ही चर्चा में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कई घटनाएं शामिल हैं, जो इलाके को हिंसा की आग में झोंकने के लिए पर्याप्त हैं। हिंसा की शिकार हुई महिलाएं इस घटना के पीछे मुख्य रूप से स्थानीय टीएमसी नेता शेख शाहजहां को आरोपी बता रही हैं। हिंसा की शिकार हुई महिलाएं टीएमसी नेता पर यौन उत्पीड़न के साथ साथ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी लगा रही हैं। महिलाओं के साथ हुए इस बर्बर व्यवहार की जानकारी मीडिया और पूरे देश को उस वक्त मिली जब राशन घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता शेख जहां से ईडी की टीम पूछताछ करने के लिए 5 जनवरी को उसके घर गई थी। गांव में पूछताछ के लिए पहुंची ईडी की टीम पर टीएमसी नेता के करीबियों ने हमला बोल दिया। ईडी टीम पर हुए हमले के बाद गांव की महिलाओं ने टीएमसी नेता की कारगुजारियों के बारे में ईडी
और मीडिया के लोगों को बताया। गांव की महिलाएं यही नहीं रुकी, बल्कि राशन घोटाले के आरोपी नेता के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगी। जैसे ही इस घटना की जानकारी मीडिया को मिली, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने महिलाओं के साथ हुई इस तरह की घटना की जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगी। घटना की हकीकत जानने के लिए बीजेपी नेताओं ने जैसे ही संदेश खाली जाने का ऐलान किया, राज्य सरकार हरकत में आ गई और पूरे इलाके में पुलिस का पहरा लगा दिया। लेकिन बीजेपी ने भी राज्य सरकार को चुनौती दे डाली और बीजेपी नेता घटनास्थल की ओर जाने लगे। राज्य में बिगड़ते हुए हालात को देखने के बाद राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद ही घटनास्थल पर पहुंच गए और हालात की जानकारी लेने के बाद घटना की कड़ी आलोचना करते हुए राज्य सरकार को नसीहत तक दे डाली। राज्यपाल के दौरे के बाद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और बीजेपी का डेलीगेशन भी घटना वाली जगह पर जाने का फैसला किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके। घटना वाली जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गए। जो महिला एक मुख्यमंत्री है, महिला का वो ममता है, उसका नाम है, उसका अंदर ममता का कोई चीज नहीं है। एक महिला बैठा हुआ है, दूसरा महिला का इज्जत लूटता है, उसका झूठा महिला दुनिया में कोई नहीं हो सकते। आरएसएस बीजेपी शासन उसके पास है, शासन उसके पास है। शेख शाहजहां कौन है? उसके आंचल के नीचे हजारों शेख शाहजहां को लालन पालन उन्होंने कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट उन्हें संसद में उनका विधानसभा में खड़ा होके शेख शाहजहां को जो महिला सेफगार्ड दे सकते हैं, उससे दुष्ट महिला हो नहीं सकते। स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार को बीजेपी की 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम को भी संदेश खाली पहुंचने से रोक दिया, जिसके बाद टीम में शामिल सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को बढ़ावा देने और उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। हमने केवल ये कहा कि आप धारा 144 के अंतर्गत हमें ये बताइए कि कितने लोग जो है वो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो हम केवल और केवल कह रहे थे कि हमारे 2 केंद्रीय मंत्री अंदर चले जाएं, वहां पर जाकर हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की उन महिलाओं ने कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन इन्होंने वो भी अलाउ नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर ममता का राज जो है वो गुंडा राज है, ममता का संरक्षण जो है वो गुंडों को प्राप्त है और इसीलिए वो गुंडों का इतना हिम्मत बनी हुई है और जो पुलिस है वो भी गुंडों से मिली हुई है। नहीं तो पुलिस ने केवल और केवल 2 हमारी मंत्रियों को भी क्यों अंदर नहीं जाने दिया। हम संदेश खाली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरह से अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये जो गुनाह करने वाले हैं उसको ये पुरस्कृत करती है और जो बेचारे निर्दोष लोग हैं वो गुहार मांगते मांगते थक जा रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। हिंसा को लेकर बदनाम पश्चिम बंगाल में हालात तो पहले से ही सही नहीं हैं। संदेश खाली की घटना के बाद राज्य की बदनामी तो हो ही रही है, राज्य सरकार के रवैये पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। अब देखना यह है कि राज्य सरकार आरोपियों को सजा दिलाती है या विपक्ष को हमलावर होने का मौका देती है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है। वाम मोर्चे की सरकार के दौर से शुरू हुआ हिंसा का दौर ममता बनर्जी की सरकार में भी जारी है।
राज्य का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जो हिंसा से अछूता हो। कभी शांति का संदेश देने वाला पश्चिम बंगाल अब हिंसा की कहानी बयां करता है। कब कब राज्य में हिंसक घटनाएं हुई हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कभी शांति संदेश और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखने वाले पश्चिम बंगाल की पहचान अब एक हिंसाग्रस्त राज्य के तौर पर होने लगी है। राज्य में अब हिंसा एक आम बात है और लोग भी धीरे धीरे हिंसात्मक माहौल में जीने के लिए अपने को तैयार करने लगे हैं। राज्य में हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा कभी जाति के नाम पर होती है तो कभी धर्म और कभी राजनीति के नाम पर। लेकिन हिंसा में हर बार नुकसान या तो आम लोगों का होता है, नहीं तो राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं को। राज्य में हिंसा के दौर की शुरुआत का कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन 1971 में तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के दौर में हुई हिंसा ने पिछले सभी हिंसाओं के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस की सरकार में हुई हिंसा के कारण ही 1977 में राज्य में कांग्रेस सरकार का पतन हो गया और वाम मोर्चे की सरकार सत्ता में आ गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 1999 से 2016 तक हर साल औसतन 20 हत्याएं हुई हैं। सबसे अधिक 50 मौतें 2009 में हुई हैं। 2018 में 23 तो 2019 में 25 लोग राजनीतिक हिंसा में अपनी जान से हाथ धो बैठे। कभी धर्म के नाम पर हिंसा की आग में जलने वाला पश्चिम बंगाल अब राजनीतिक हिंसा की आग में जलने लगा है। और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राज्य की सत्ता में काबिज लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रसूख को बचाने के लिए आम लोगों को हिंसा की आग में जलाने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी सही सलामत रहे। यदि राज्य में राजनीति के नाम पर जारी हिंसा पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो राज्य का वर्तमान तो खराब होगा ही, भविष्य भी खतरे से भरा रहेगा। अब यह राज्य की सत्ता में काबिज दल को तय करना है कि वह हिंसा को काबू कर राज्य को फिर से शांति की ओर ले जाता है या राज्य के भविष्य को अंधेरे में छोड़ देता है। प्रकाश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं ममता सरकार पर। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।